एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीडीएस या फिर वेरियस स्टेट लेवल्स के एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँ यूनाइटेड नेशन के बारे में, ताकि आपको और चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप चीज़ों को नोट करते जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको नोट करते जाइए अपनी नोटबुक में या फिर अपने दिमाग में, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देखें कि होता क्या है बेसिकली ये, तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस मीन बहुत सारे नेशंस को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है कि जो कि क्या करेगा, जिसका काम क्या होगा, मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसका काम होगा। या फिर कुछ कंट्रीज़ हैं, मतलब कोई भी कंट्रीज़ हैं, अगर उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, कियोस चल रहा है, तो ये यूनाइटेड नेशन का काम होगा कि उसको मेंटेन करना, पीस में कन्वर्ट करना, उनके बीच के झगड़े को ख़त्म करना, कॉपरेशन बिठाना, इंटरनेशनल कॉपरेशन इसका काम होता है। तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर प्रेजेंट हैं वो न्यूयॉर्क में प्रेजेंट है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके कुछ और ऑफिसेस की बात करें कि कौन और जो इसके ऑफिस हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, जेनेवा, नैरोबी, वियना और द हेग में इसके कुछ और ऑफिस प्रेजेंट हैं, जिनकी अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से हैं, और जो इसकी मेन बॉडीज़ हैं उनके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि क्यों यूनाइटेड नेशन बनाया गया है, तो आपको जैसे पता होगा कि 1939 से 1945 तक आपकी वर्ल्ड वॉर सेकेंड चली थी। तो इसके बाद क्या होता है, जैसी वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो कुछ नेशंस थे जो उनके दिमाग में आता है क्यों ना कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि ऐसी चीज़ों को रोके, मतलब वॉर रोके या इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करे। तो जो होती है 25 अप्रैल 1945 को 50 कंट्रीज़ इकट्ठी होती हैं, एक चार्टर जिसको बोला जाता है यूएन चार्टर। सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बोला जाता है कि कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जो कि जिसका काम होगा कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना। तो ठीक है भाई, 50 कंट्रीज़ जो होती हैं वो इकट्ठा होती हैं, बना देती हैं एक। तो इसको फाइनली 26 जून 1945 को अडॉप्ट कर लिया जाता है 51 कंट्रीज़ द्वारा। इसमें स्टार्टिंग में साइन होते हैं, मतलब आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी कंट्रीज़ थी स्टार्टिंग में, तो 51 कंट्रीज़ थी। इसमें 50 इसलिए लिखा गया है कि जो कि कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को, उसमें क्या हुआ था कि जो पोलैंड है उसने पार्ट नहीं लिया था, किसी कारणवश वो जा नहीं पाए थे, लेकिन उनके सिग्नेचर हो रखे थे कि वो भी यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं। तो 26 जून 1945 को ये अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब एक और डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945। इस दिन क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन काम में आ जाता है कि आज के बाद मतलब अनाउंस कर दिया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जो कि अब से काम में लग जाएगा, मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस के काम में लग जाएगा। तो 24 अक्टूबर को आपका यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, तो आप नोट कर लीजिए, इस दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। तो जैसे कि इसके मैंने बात कर ली कि क्या क्या इसके काम होते हैं। 51 कंट्रीज़ इसमें स्टार्टिंग में थी, और अभी 2006 से पहले इसमें कितनी कंट्रीज़ थी, 51 कंट्री, और अभी 2011 के बाद इसमें 193 कंट्रीज़ हैं टोटल। 193 कौन सी, 2011 में इसको साउथ सूडान ने ज्वाइन करा, तो उसके बाद से इसमें 193 कंट्रीज़ हैं। उससे पहले 192 थी, और जब स्टार्टिंग में हुआ था तो 51 कंट्रीज़ थी। तो ये तो रही इसकी हिस्ट्री के बारे में बात। अगर हम बात करें अपने प्यारे देश के बारे में कि हमारे भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, कब से हमारे देश ने इसको ज्वाइन करा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है और ये तो हमारा प्राइड है, हमारा भारत। तो जो हमारा जो इंडिया ने इसको ज्वाइन करा था वो 26 जून 1945 को, यानी कि जब बना था तभी हमने इसको ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम पे हम इंडिपेंडेंस भी नहीं हुए थे, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे सिग्नेचर हो चुके थे, मतलब इंडिया के सिग्नेचर हो चुके थे कि हम यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। और एज ऑफ नाउ जैसे देखा जाता है कि इंडिया इसमें बहुत ही इंथुजियास्टिकली सपोर्ट करता है, मतलब कि इसका हमारा जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इनके लिए, मतलब यूनाइटेड नेशन के लिए हमारी जो इंडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो ये डेट आप याद रख लेंगे कि कब हमने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करा था। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के और बारे में बात करें तो इसकी मेन बॉडीज़ जो आती हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन किन चीज़ों को मिलकर बना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 6 मेन बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की, टोटल 6 मेन बॉडीज़ हैं। पहला है आपका द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रूशिप काउंसिल, और आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरीट। ये 6 टोटल आपकी हैं
मेन बॉडीज़ किसकी, यूनाइटेड नेशन की। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जनरल असेंबली आपको बहुत अच्छे से देखनी है, सिक्योरिटी काउंसिल आपको अच्छे से देखनी है, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इन 3 चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि और चीज़ें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसकी कितनी मेन बॉडीज़ हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो हम अब देखेंगे। तो पहले अगर हम बात करें इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कि क्या होती है इसकी सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसमें होते हैं टोटल 15 मेंबर्स। तो 15 मेंबर्स में क्या होता है कि 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि इसमें 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। पहला जो है आपका चाइना, जो कि हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे नहीं होते, बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही। दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रशिया, यूनाइटेड किंगडम, और चौथा आपका 5वां है यूनाइटेड स्टेट। यूएसए तो होगा ही ऑब्वियसली। तो इनको P5 भी बोला जाता है, जो कि यहाँ की परमानेंट मेंबर हैं किसकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। उनकी जो इलेक्शन वगैरह होते हैं वो काम होता है आपका जनरल असेंबली का काम होता है कि उनको जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको कैसे मतलब इलेक्ट करना है। तो वो सब अभी हम आगे देखेंगे। अभी हमने बात कर ली परमानेंट मेंबर की, कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, इनके आपको नाम याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के। तो अब बात कर लेते हैं इन 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनका काम क्या होता है। तो आगे हम जो ये 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इनका काम बेसिकली होता है क्या है, इनके पास ना एक वीटो होती है इंपॉर्टेंट। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इनके पास वीटो होती है। अगर किसी भी देश का कोई भी केस जा रहा है यहाँ पे, मतलब चाहे वो भारत को लेके या किसी भी कंट्री को लेकर अगर कोई केस गया यूनाइटेड नेशन में, 4 जो मेंबर थे, अगर हमने मान लिया कि 5 में से 4 मेंबर ने उसमें हाँ कर दी, मतलब वो इंडिया के फेवर में या किसी भी कंट्री के, अगर हम यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल लेके देखें तो अगर वो इंडिया के फेवर में आ गए, एक कंट्री ने वहाँ पे वीटो लगा दी, तो क्या हो जाएगा कि जो भी इंडिया के फेवर में थे 4 वो भी कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इनके पास इतनी पावर होती है, हर किसी के पास इंडिविजुअली इतनी पावर होती है कि वो किसी भी रिजोल्यूशन को कैंसिल कर सकता है। तो ये इसके हमने परमानेंट और नॉन परमानेंट के बारे में बात कर ली, जो कि इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में आते हैं। अगर हम इसकी जनरल असेंबली की बात करें, पहला हमने सिक्योरिटी काउंसिल बोला, अब हम इसकी जनरल असेंबली की बात करें तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 2006 से पहले यहाँ पे 192 कंट्रीज़ थी। अब जाके 2011 के बाद जब साउथ सूडान ने इसको ज्वाइन करा तो 193 कंट्रीज़ हैं। तो जो जनरल असेंबली होती है इसमें टोटल सारे 193 जो कंट्रीज़ होती हैं सबके पास अधिकार होता है कि वो किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी रिजोल्यूशन पे अपना वोट दे सकते हैं। तो इसमें सारी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ये इसमें मज़े की बात है। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा था कि सिर्फ 15 मेंबर्स जो होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कंट्रीज़ को इतनी कुछ इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है। जबकि जनरल असेंबली में ऐसा नहीं है, इसमें जो 193 कंट्रीज़ हैं सबको बराबर अधिकार होता है वोट करने का। मतलब अगर किसी भी इशू पे यूनाइटेड नेशन में जा रहा है, जैसे अगर हम अफ़गानिस्तान या तालिबान के इशू को ही लेके चल लें कि अगर वो यूनाइटेड नेशन में गया, उसके लिए कुछ वोट करना है वहाँ पर, तो सारी कंट्रीज़ जो होंगे वो वोट करेंगी। तो ये तो रही इसकी बात। और कुछ अगर इसके इम्पॉर्टेंट काम की बात करें हम, तो क्या ये काम करती है, तो अगर हमें न्यू मेंबर ऐड करने हैं तो ये इसका काम होगा, या फिर अगर हमें सेलेक्ट करने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए अगर हमें मेंबर सेलेक्ट करने हैं तो ये इसका काम होगा। जो होते हैं आपके जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के, जो कि मैंने बात करी 10 होते हैं, उनका जो सिलेक्शन होता है वो भी जनरल असेंबली करवाती है। या फिर जो और भी काउंसिल्स हैं उनके बारे में मैंने बात करी, तो इन सब का जो सिलेक्शन होता है वो जनरल असेंबली के द्वारा करवाया जाता है। या फिर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, तो उसके जो जजेस चुने जाते हैं वो भी किसका काम होता है, हमारा जनरल असेंबली का काम होता है। तो ये तो रही इसके बारे में बात। और इसका एक सेक्रेटरी बनाया जाता है जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कौन है उसके सेक्रेटरी। तो अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, जिसको ICJ भी बोला जाता है शॉर्ट में, ICJ, जिसके जो हेडक्वार्टर्स हैं मेनली हमारे लिए ये रहने वाला है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स कहाँ प्रेजेंट हैं। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में नहीं प्रेजेंट है, बाकी जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट बॉडी हैं उनके सबके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में प्रेजेंट है। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, द हेग, जो कि नीदरलैंड में सिचुएटेड है। नीदरलैंड कहाँ पे है, यूरोप की एक कंट्री है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट है किसके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर। तो ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि क्या काम है इसका, तो वही है कोई भी केस अगर गया, मतलब कोई भी इंटरनेशनल केस है वो अगर यूनाइटेड नेशन जाता है तो उस पर जो फैसला सुनाते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सुनाता है। तो इसमें टोटल होते हैं 15 जजेस, जिसका टर्म होता है 9 ईयर का, मतलब 9 साल का इनका टर्म होता है। 15 जजेस में होते हैं
और जो हर 3 साल में 5 जजेस इसमें रिटायर होते हैं, या फिर उनका जो अवकाश होता है वो हर 3 साल में 5 जजेस का अवकाश होता है। और टोटल इसमें जो होते हैं 15 जजेस होते हैं और जिनका टर्म होता है 9 ईयर, ठीक है। और अगर हम कोरम की बात करें, कोरम वर्ड का आपको वैसे मतलब पता होगा। कोरम होता क्या है बेसिकली, अगर कहीं पे भी कोई केस लड़ा जा रहा है, किसी भी पार्लियामेंट में कोई केस लड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ जो जजेस बैठते हैं अगर हम उसकी बात करें कि किसी भी कोर्ट में कोई केस लड़ा जा रहा है तो वहाँ पे जजेस की आवश्यकता होती है। तो कम से कम कितने इसके जजेस होने चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट, अगर कोई केस लड़ा जा रहा है तो 9 जजेस की वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए, जिसको कि कोरम बोला जाता है। ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो ये तो हमने कर ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात। अगर हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें जो आपको याद होने ही चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप छोड़ ही नहीं सकते। तो अगर हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें कि जो यूएन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, तो 6 इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो कि हैं अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और चाइनीज़। ये इसकी 6 लैंग्वेजेस हैं। आप इनको याद कर लीजिए एज इट इज़, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास कि इनको याद ना करिया जाए। अगर हम इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस की बात करें कि यानी कि जो काम होता है यूनाइटेड नेशन के, जो भी काम होते हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस में होते हैं, तो इंग्लिश और फ्रेंच में इसके काम होते हैं। बाकी जो और 4 लैंग्वेजेस हैं ये भी इसमें ऐड ऑन है, ठीक है। तो ये तो हमने उसके बारे में बात कर ली। अगर हम प्रेसिडेंट के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बात करें कि उनका जो टर्म होता है, कितने साल के लिए वो चुने जाते हैं, तो 2 साल उनका टर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो अभी हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो प्रेसिडेंट है यूएन जनरल असेंबली के, वो कौन है, एंटोनियो गुटरेस, जो कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। आप इसी खुशी में मुझे पुर्तगाल की कैपिटल बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ये एंटोनियो गुटरेस हो गए पुर्तगाल के प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें कि इंडिया से पहले कौन थे यूएन के जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, इंडिया से कौन चुने गए थे, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आपने सुना होगा। तो ये पहली इंडियन थी जो कि प्रेसिडेंट चुनी गई थी यूएन जनरल असेंबली की, ठीक है। अगर हम इसके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन की बात करें कि पहले कौन थे, तो त्रिगवेली का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो ये इसके यूनाइटेड नेशन के पहले जो थे प्रेसिडेंट थे, जो कि कहाँ के हैं, नॉर्वे के। तो नॉर्वे की कैपिटल भी बता दीजिए, अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज़ देखी है तो आपको ज़रूर पता होगी नॉर्वे की कैपिटल। तो यही था आज की वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।